गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए 2025 हम आपसे टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें विजन आईएएस का हमने अब तक आपसे 7 टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं और ये टेस्ट नंबर 9 है। आप कहोगे सर टेस्ट नंबर 8 कहाँ गया? प्यारे बच्चे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो टेस्ट नंबर 8 था वो डाउनलोड नहीं हो सका, ठीक है, एप्लीकेशन में। तो इसीलिए हमने टेस्ट नंबर 9 ले लिया। जैसे ही वो डाउनलोड होगा तो हम आपको टेस्ट नंबर जो 8 है उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लासेस में हम टेस्ट नंबर 9 आपसे डिस्कस करेंगे और इसका पार्ट नंबर 1 हम आपसे चर्चा का बिंदु बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे, कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। अब तक हमने विजन आईएएस के टेस्ट नंबर आप देखोगे 7 कवर कर लिए हैं। वहीं दृष्टि आईएएस के टेस्ट हमने अब तक आपसे 10 टेस्ट दृष्टि आईएएस के डिस्कस कर लिए हैं और 3 टेस्ट सीसैट के हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्यारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर सीसैट को लेकर के टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? 10 टेस्ट आपने बोले थे। बिल्कुल, मैंने 10 टेस्ट बोले थे। अभी दृष्टि आईएएस ने टेस्ट अभी उपलब्ध नहीं कराए हैं, जो दिल्ली ब्रांच है उसकी। जैसे ही वो उपलब्ध कराएंगे तो आपको वो टेस्ट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए समय न गवाते हुए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहता है कि इसका पीडीएफ जो पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है आपका टेलीग्राम। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे, ठीक है, जाएंगे और इसको पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। ये जो टेस्ट है, टेस्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपका टेस्ट नंबर 9 है बच्चे, ये टेस्ट नंबर जो 9 है, मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट नंबर जो 9 है विजन आईएएस का, ठीक है, ये आपका पॉलिटी बेस है। किस पर आधारित है? पॉलिटी पर आधारित ये टेस्ट है। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूं। और आप देखोगे यूपीएससी में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूं, अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है पॉलिटी के, तो आपके 12 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। 12 से 13 क्वेश्चन ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आप इससे अटैम्प्ट्स कर ही लेंगे, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज है इतने लिए आपके लिए इतनी सफिशिएंट होने वाली है। देखिए, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप ये दिख रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है, जैसे मेंटरशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, मेरे को टेक्निकल टीम ने बताया कि सर पर्सनल नंबर की जो डिमांड बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, कि सर पर्सनल नंबर चाहिए, क्योंकि जैसा कि प्रीलिम्स को लेकर के वहाँ पर थोड़ा सा मेंटरशिप चाहिए बच्चों को। तो मैं आपको बताना चाहता बच्चे, अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेरी है, ठीक है, तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी आपका स्टडी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। एजुकेशन बायर, अगर इंस्टा पर आप फॉलो करेंगे, एजुकेशन बायर सिविल सर्विस, यही आईडी है, ठीक है। और लगभग उसमें अभी बनाया था वो, तो उसमें लगभग आप देखोगे लगभग 1600-1700 के आसपास उसमें फॉलोवर्स हैं। स्टूडेंट्स ये सब, कोई ऐसा नहीं है उसके अंदर। और साथ ही साथ वहाँ पर रोज़ा डेली बेसिस पर मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर 5 से 10 स्टूडेंट्स का मैसेज आता ही है जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और मैं उनके डाउट्स क्लियर करता हूँ। तो चलिए समय न गवाते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके लगभग आप देखोगे, इसमें लगभग 20% करंट अफेयर होगा और बाकी के 10% क्वेश्चन अदर से होंगे, और बाकी का जितना भी बचा आपका 70% जो पेपर होगा, ये जो टेस्ट होगा आपका पॉलिटी पर होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में, ये कह रहे हैं प्लाज्मा तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, अब वो स्टूडेंट्स इसका आंसर बहुत अच्छे वे में देगा जिसको प्लाज्मा के बारे में पता होगा, ठीक है। पहले में कह रहे हैं यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती है। नंबर 2, हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय मॉडल मतलब कि मैग्नेटोस्फीयर में प्लाज्मा तरंगें देखी गई। मैग्नेटोस्फीयर जिसको दुर्बल मंडल बोलते हैं, ये आपको
इस तरीके से अर्थ, क्लियर। यहाँ पर होता है इसका भूपृष्ठ वाला रीजन, ठीक है। ये बीच में होता है इसका मेंटल वाला क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ नीचे होता है इसका क्रोड, क्लियर। तो ये जो मेंटल है रीजन, इसी के बीच में एक आपको परत मिलती है जिसको दुर्बल मंडल कहते हैं, उसी को मैग्रोस्फीयर कहते हैं। तो उसकी तरंग ऐसा देखने के लिए आपको मिली है, उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं आपसे, यह है आसपास के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को विक्षुब्ध कर सकती है। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं। मतलब कि ये एलिमेंट वाला क्वेश्चन है कि आपका जो पेयर वाले क्वेश्चन है सॉरी उससे रिलेटेड है। तो केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि इनमें कितने सही हैं, ये ध्यान में रखना है। इनमें तीनों में कितने सही हैं, ये पूछ रहा है आपसे कि इन तीनों में एक सही है, क्या इन तीनों में दो सही हैं, या इन तीनों में तीनों सही हैं। तो बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए, आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे, पहला जो स्टेटमेंट है कि यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती है, बिल्कुल। क्योंकि आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की ऊपरी वायुमंडल में उच्च आवृत्ति वाली प्लाज्मा तरंगों का पता लगाया है, और ये तरंगें नवीन संकीर्णीय बैंड, एक तरीके से नैरो बैंड और विस्तृत बैंड के रूप में, जिसको ब्रॉड बैंड विशेषताओं से युक्त होती हैं, ये मंगल ग्रह के प्लाज्मा युक्त वातावरण में प्लाज्मा प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर सकती हैं। तो इसीलिए पहला जो स्टेटमेंट है, प्लाज्मा तरंगें प्लाज्मा में आवेशित कणों को सामूहिक रूप से दोलन करती हैं, और जिनके साथ साथ प्लाज्मा में एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आयनित परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये परमाणु, ठीक है, आयन होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, मुक्त करता है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा ये भी स्टेटमेंट सही है कि पृथ्वी के चुंबकीय वायुमंडल में, जिसको मैग्नेटोस्फीयर हमारे ग्रह के चारों तरफ एक आवेशित कणों का एक क्षेत्र है, यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और प्रभावित करता है। ये क्षेत्र के भीतर विद्युत प्लाज्मा तरंगें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। वहीं इसके आसपास के क्षेत्र में क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र को विक्षुब्ध कर सकती है, ये इसकी विशेषता के रूप में आती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि अल्पकालिक इसमें उतार चढ़ाव भी देखने के लिए आपको मिलता है, तो तीनों इसमें सही है, मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को पॉज करके आप भी इसका राइट आंसर दिया कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका सेकेंड, वेटलैंड सिटी प्रमाणन। अभी ये वेटलैंड सिटी जो आपका आप देखोगे WCA के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। पहला, यह रामसर अभिसमय के तहत एक स्वैच्छिक योजना है। नंबर 2, इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किसी भी भारतीय शहर को मान्यता नहीं दी गई है। किसी भी, ठीक है, ये अक्षिम वर्ड है, किसी भी भारतीय शहर को मान्यता नहीं दी गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करके बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए, अभी हाल ही में ये वेटलैंड सिटी प्रमाणन जो चर्चाओं में रहा था, क्योंकि भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन, जो वेटलैंड सिटी एक्रेस्टिएशन के लिए 3 शहरों को नामांकन प्रस्तुत किया है। इसमें वे शहर हैं जिनके नामांकन प्रस्तुत किए गए, जैसे इंदौर है, भोपाल है, उदयपुर है। जरा समझना, एक है आपका इंदौर, उदयपुर और भोपाल, ठीक है, ये 3 शहर इसमें रखे गए हैं। इन सब के अलावा ये एक स्वैच्छिक योजना है। इसके अंतर्गत खासतौर पर प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना, IUCN के सहयोग से आर्द्र भूमियों में रामसर अभिसमय द्वारा इसको शुरू किया गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किसी भी भारतीय शहर को मान्यता नहीं दी गई। अगर आप इसकी बात कर लें तो वर्तमान में किसी भी भारतीय शहर को इसके तहत मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि भारतीय शहरों के नाम प्रस्तुत यहाँ पर कर दिए गए हैं, जिसमें इंदौर है, उदयपुर है और भोपाल है, लेकिन अभी कोई इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संसदीय लोकतंत्र में से हमारा तात्पर्य है संविधान में सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करने वाले एक व्यक्ति एक मत से है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से परिवर्तित कर 18 वर्ष कर दी गई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कमेंट्स बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो वाक्य बोला था, इसको तत्कालीन सरकार ने, ठीक है, जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी, वर्ष
1888 में इसको किया गया था। मतलब कि आप देखोगे कांग्रेस की सरकार आई थिंक उस समय थी। देखो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, फिर उसको 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 61वां संविधान संशोधन और डी 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर बच्चे आपको बता दें कि 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 61वां संविधान संशोधन ये 1988 में किया गया था और उसी समय 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आज की कंडीशन क्या है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष है और उससे अधिक है उसको क्या है, वोट डालने का अधिकार है। क्या है उसको, राइट टू वोट दिया गया है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन बच्चे ये है, ठीक है, जो मुझे फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, जरा मुझे बताइएगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है क्योंकि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो मैं भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जो आपका मताधिकार है, मैं लिखता हूँ मताधिकार क्या है। मतलब कि क्वेश्चन ये है मताधिकार क्या है। ऑप्शंस आपके ये रहेंगे, फंडामेंटल राइट्स बी में रहेगा, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज सी में रहेगा, संवैधानिक अधिकार और डी में रहेगा कानूनी अधिकार। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं, जो मताधिकार क्या है आपका, क्या है, संवैधानिक अधिकार है, बी में कह रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज है, सी में कह रहे हैं संवैधानिक अधिकार और डी में कह रहे हैं कानूनी अधिकार है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने से संबंधित है। देखो ये क्वेश्चन क्या है बच्चे, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो 2020 या 21 की परीक्षा में यूपी पीसीएस ने ये क्वेश्चन आपका पूछा है। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिकॉल करा दूँ। राज्य के नीति निर्देशक, जिसको डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये संविधान के पार्ट नंबर 4 में इनको लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है और ये 12 से आप देखो 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई है। इसी में इनको समाजवाद, ठीक है, समाजवाद में गांधी और उसके साथ साथ विधिक के रूप में इसको मतलब कि डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकते हैं और ये कानूनी अधिकार नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दें ये राज्य को दिए गए अधिकार हैं। राज्य को जब भी पॉलिसी नीति बनाएगा राज्य, तो उसको रिलेटेड करके क्या करते हैं, उसको ये शो करते हैं, बताते हैं, जगाते हैं सोए हुए राज्य को कि आपके ये भी कर्तव्य बनते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये लेकर के रखे हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 43 का ए, बी अनुच्छेद 42, सी 51 और डी 50। वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो आपका 43A जो आर्टिकल है, इसकी बात अगर कर ली जाए तो ये उद्योगों के प्रबंधन में पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर की बात करता है। पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर की बात ये करता है। कहाँ, इंडस्ट्री में जो भी आपके उद्योग होंगे उसमें लेबर पार्टिसिपेट करेगी, उसकी बात करता है, प्रबंधन की बात करता है। 42 कहता है आपका कि राज्य काम की न्याय संगत में मनोचित दशाओं और सुनिश्चित करने हेतु सहायता उपबंध करेगा। ठीक है, 42 कहता है। 51 की बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब कि इंटरनेशनल पीस की बात करता है। ठीक है, और उसको सिक्योरिटी को बढ़ावा देने की प्रयास करता है। वहीं अगर हम देखें जो 50 है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर इसको कहा जाता है, जिसमें जुडिशरी और आपकी एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखा गया है। इट्स क्लियर है नो। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपकी ये सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी और आपने भी इसका राइट तो आंसर दिया ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए ये है, आप बताइएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है, क्योंकि लगातार चर्चाओं में है और इसको अब तक 2 स्टेट्स में लागू कर दिया गया है। एक तो आपका गोवा है और दूसरा आपका उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि 2025 से जनवरी 2025 से लागू हो गया उसमें।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे के रखे हैं। ये कह रहे हैं मूल कर्तव्य केवल नागरिकों ही सीमित हैं और विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। नंबर 2, संविधान मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी संस्तुति प्रदान करता है। मतलब कि यदि कोई मूल कर्तव्य जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अगर उनको कोई उल्लंघन करता है तो उनके विरुद्ध कानूनी संस्तुति प्रदान करता है। सी में कह रहे हैं मूल कर्तव्य किसी कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में न्यायालयों की मदद करते हैं। 4 में कह रहे हैं आपसे कि भारत के संविधान में शामिल किए जाने के बाद से मूल कर्तव्यों में केवल 3 बार संशोधन किया गया है। अब आपसे नीचे ऑप्शंस दे के रखे हैं कि कितने सही हैं। मतलब कि ये एलिमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये पेयर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितने आपके सही हैं वो आपको बताना है। केवल 1 सही है इसमें, या 2 सही हैं, या 3 सही हैं, या फिर सभी 4 सही हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, बात यहाँ पर की जा रही है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। किसकी बात की जा रही है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जा रही है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट लेना चाहूँगा। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारतीय संविधान में बेसिकली आप देखोगे नहीं थे। ठीक है, उस समय जब इमरजेंसी का प्रोविज़न भारत में अब तक 3 बार इमरजेंसी हुई है, 1962 में और 1970 में और 1975 के समय। जो आपका 1975 वाली रही है, ठीक है, जो इंटरनल सिक्योरिटी का विषय बना था, ठीक है, जब इमरजेंसी लाई गई थी तो उस समय तत्कालीन सरकार ने, क्योंकि देश में हिंसाएं बढ़ रही थी, तत्कालीन सरकार ने क्या किया था, एक कमेटी का गठन किया जिसको स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जानते हैं। इन्होंने रिकमेंड दी थी कि 9 ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्होंने बताए थे। राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना, संविधान का सम्मान, राष्ट्र के ध्वज का सम्मान करना, ठीक है, और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करना, मिलिट्री में शामिल होना, डैट चीज़ें तो इन्होंने इस पर की थी। उस समय सरकार ने क्या किया था, आप देखोगे 10 ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू किया था। एक संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976, ताकि देश में लोग इसको क्या है, एकता अखंडता को सुनिश्चित करें और जो भी संस्कृति हमारी है उस पर क्या करें, उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त ना करें। मतलब कि हिंसा ना भड़काएं, बल्कि आप देखोगे शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। परंतु उसके पश्चात एक अमेंडमेंट्स किया गया, वो था आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये आपका 2002 में किया गया था। यह आप देखोगे इसी के माध्यम से संविधान के आर्टिकल 21 में ए जोड़ा गया, जिसको फंडामेंटल राइट्स आपका कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। और इसी में एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ा गया जो 11वें नंबर का था। और इस 11वें नंबर के ड्यूटीज़ में कहा गया कि हर एक पेरेंट्स की ये ड्यूटी होगी कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल में भेजने का काम करेंगे, उनको शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। तो ये इसमें रखा गया था। आइए अब ये रिकॉल हो गया है, अब देखो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये इसके बारे में जानना। क्लियर? चलिए देखते हैं एक एक स्टेटमेंट्स अब चर्चा कर लेते हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट्स है कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों को सीमित है। देखो, मूल कर्तव्यों की बात कर लें जिस तरीके से, अब ऐसा तो नहीं है ना मूल कर्तव्य की नागरिकों को सीमित है। जरा मुझे एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति आए और आकर के कहे कि मैं तो आपके संविधान को तोड़ूंगा, मैं तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें करूंगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या ये बात सही है? देखो, मूल कर्तव्य ये बात सही है कि ये मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, कि उनकी ये ड्यूटी बनती है, दायित्व बनता है, ना कि विदेशियों को। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है संविधान मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी संस्तुति प्रदान करता है। मतलब कि अगर ये इनका उल्लंघन हुआ तो क्या उस स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो आप कहोगे ऐसा एकदम नहीं है, कदापि ये नहीं है। तो इसका मतलब है कि दूसरा गलत है। तीसरे में कह रहे हैं मूल कर्तव्य किसी भी कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में न्यायालयों की मदद करते हैं। देखो, ऐसी कंडीशन की अगर हम बात कर लें जो इन्होंने कही है कि ये न्यायालय की मदद करेंगे, इस कंडीशन की बात कर ले तो ऐसी स्थिति में ये बात सही है, क्योंकि विधि के समक्ष क्षमता की बात हो चाहे स्वतंत्रता की बात हो, क्योंकि ऐसे कई मामले भी आपने देखी होंगी। 1992 में भी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय इस तरीका दिया था कि संवैधानिक दृष्टि से व्याख्या के अगर न्यायालय को पता चल जाए तो मूल कर्तव्यों के संबंध में वो प्रश्न उठा सकते हैं, जैसे विधि के समक्ष क्षमता या समानता या संरक्षण। ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। तीसरा एकदम सही है। चौथा स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में शामिल किए जाने के बाद से मूल कर्तव्यों में केवल 3 बार संशोधन हुआ। देखो, अभी तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन हुआ है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये हुआ था आपका 2002 में। सॉरी, कब हुआ था? 2002 में। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। तो आप कहोगे पहला सही है और तीसरा सही है, बाकी के इसमें सभी गलत हैं। तो आपसे पूछा क्या है, कितने सही हैं? तो आप कहोगे केवल इसमें 2 सही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और आप मानना चाहते हैं तुक्का, तो तुक्का मारिएगा बी।
आंखें मीच के तुक्का अगर मारना है तो बी मारिएगा बच्चे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर आपको नहीं पता चलता है ऐसे पेयर वाले क्वेश्चन में तो आप तुक्का मारें तो बी मारें, ठीक है। ऐसी संभावना देखने के लिए मिलती है कि वो स्टेटमेंट सही होते हैं, 2 इसमें करेक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा में समाजवादी शब्द को शामिल करने पर बहस चल रही थी, लेकिन बाद में इसे प्रस्तावना के मूल पाठ से हटा दिया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके हटाने जाने के कारण का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? किसकी बात कर रहे हैं? समाजवाद की, ठीक है, लेकिन ये बाद में जोड़ा गया था। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए है, इसे संविधान सभा पर अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था के अत्यधिक प्रभाव के कारण हटा दिया गया। मतलब कि ऐसा इसलिए हुआ कि अमेरिका का जो पूंजीवाद था इसलिए इसको हटाया। बी में कह रहे हैं आपसे कि संविधान द्वारा यह निर्धारित करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध था कि लोगों को किस तरह के समाज में रहना चाहिए। सी में कह रहे हैं कि इसे विकास और वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन करने से हटा दिया गया था। डी में कह रहे हैं इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के रूप में देखा गया क्योंकि यह समाज के केवल एक विशेष वर्ग अर्थात गरीब पर केंद्रित था। देखो ये तो गलत ही है, आपको होगे सर डी तो इसमें खाली बकवास कर रहा है और ये भी बकवास कर रहा है कि इसे विकास और पूंजीवाद के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए हटा दिया, ये भी गलत है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अगर समाजवाद अगर आप हटाओगे और कैपिटलिज्म को लाओगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी, ठीक है आप कह सकते हैं, लेकिन ये तो इसमें है ही नहीं। आइए देखो, या तो होगा इसे संविधान सभा पर अमेरिकी पूंजीवाद, नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि संविधान द्वारा यह निर्धारित करना कि लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध था कि लोगों को किस तरह के समाज में रहना चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि देखो समाज 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है साम्यवादी समाजवाद, ठीक है। साम्यवादी आप कहोगे कि भारत में ऐसी संभावना आपको देखने के लिए मिली है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस पर बहस हुई थी, तो कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक साम्यवादी समाजवाद होता है और उसके साथ साथ एक आपका पूंजीवादी साम्यवादी समाजवाद होता है और एक आपका लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है। अब देखो यहाँ पर समाजवाद शब्द की थोड़ी सी मैं आपको व्याख्या कर दूँ। समाजवाद का मतलब होता है जहाँ पर समाज केंद्र में होता है। क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी रहा है, मैं चाहूँ तो इस पर बहुत देर तक बहस कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मेरा केंद्रित यह है कि इस केंद्र में क्या होता है, अगर आप एक सर्किल बनाएं, उसके केंद्र में अगर किसी को रखें तो समाज को रखेंगे कि व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था, ठीक है, जाति व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं क्या हैं, समाज के द्वारा उत्पत्ति की गई है। समाज ने अपनी मूलभूत जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही सारी व्यवस्थाओं को बनाया है, इसलिए समाज केंद्र में होता है। वो खैर अलग का विषय है। लेकिन यहाँ पर समाजवाद आप देखोगे संविधान की मूल पाठ से हटा दिया गया, ठीक है, और एक शब्द यहाँ पर कहा गया है प्रस्तावना, लेकिन ये बाद में जोड़ा गया। आप देखोगे 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से वर्ष 1976 में एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में प्रेम्बल में अमेंडमेंट्स हुआ है। मैंने इसकी क्लास ले ली है, पॉलिटी की, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, आप ही को मिल जाएगी। तो इस शब्द को जोड़ा गया और इसके साथ साथ 3 शब्द को जोड़ा गया। एक तो शब्द था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, मतलब कि एकीकरण। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ठीक है, इसको बाद में जोड़ लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जिन बच्चों ने जो 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं वो ज़रूर बताएं। जैसे कि मुझे पता चला आज एक स्टूडेंट्स गोलू का मैसेज आया कि सर मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है और मेरे को देना है, ठीक है। जो भी हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आपकी प्राइवेसी फुल रखी जाएगी, केवल नाम आपका बोल रहा हूं मैं कि कुछ बच्चों को देना है, किसको नहीं देना, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं अब नाम नहीं लूँगा, ये ठीक व्यक्ति है, अच्छा स्टूडेंट्स है, ठीक है मेरा, तो इसलिए मैं इसका नाम ले सकता हूँ, ठीक है। गोलू, कोई अगर शिकायत हो मुझसे तो आप बोल सकते हैं नाम लेने पे। क्वेश्चन देखिए क्या है, बाकी की चीजें तो चलती रहेंगी, क्वेश्चन पाओ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कितने भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य। देखो, जब संविधान सभा बनाई जा रही थी तो उसमें यही सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि संविधान कौन सुनिश्चित करेगा, उस संविधान के फ्रेम को कौन सजाएगा। तो उसी के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसको प्रारूप समिति कहते हैं। अगर इसके गठन की बात कर लें तो इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, और इसमें महोदय 7 सदस्य थे। प्यारे बच्चे, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसमें एक इसके अध्यक्ष थे जो थे आपके
DR अंबेडकर, ठीक है। और बाकी के 6 सदस्य इसमें थे जो काम कर रहे थे, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। तो उन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन ये यूपीएससी ने पूछ लिया है, ठीक है, इस पे आधारित। तो चलिए आइए देखते हैं। देखो मेरे याद हो जाते हैं, ये एकदम जैसे दिखता है ना मुझे क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ, क्योंकि मैंने इतनी बार, आपको बता दूं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतनी बार पढ़ लिए हैं, मुझे को याद हो जाता है कि ये समथिंग उस वाले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने सदस्य थे, कौन कौन से सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अब देखो कौन से थे। सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, देखो सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला बिल्कुल ये सदस्य थे। डॉक्टर के एस मुंशी भी थे। एन गोपाला स्वामी अय्यर थे। VN राव, देखो VN राव इसके सदस्य नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है, जो इसके अध्यक्ष थे। अलादी कृष्ण अय्यर थे, उसके साथ साथ एन माधव, ठीक है। और उनके सगे आप देखोगे जो BL मित्र ने उनकी जगह ले ली थी, TD कृष्णाचारी थे, और उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद में खेतन आगे थे, DP खेतान आगे थे। तो इसलिए आप कहोगे कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। और इसमें जो आपका चौथा है VN राव नहीं थे बच्चे। BN राव की अगर हम बात कर ले तो VN राव ने विभिन्न काम किए थे, ठीक है। वो एक आप देखोगे भारतीय जो संविधान सभा थी इसके सलाहकार के रूप में काम किया था उन्होंने, सलाहकार के रूप में, किसके, संविधान सभा के। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर कितने सही हैं आपके, 3 सही हैं। तो आप कहोगे इसमें कितने सही हो जाएंगे, तो आप कहोगे केवल सी का आंसर हो जाएगा, केवल इसमें 3 सही हैं, 1 2 3। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। मैंने कहा कुछ क्वेश्चन आपके क्या होंगे, आउट ऑफ पॉलिटी से पूछे जाएंगे, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके, ठीक है, करंट अफेयर पर आधारित है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यह है सरकार का प्रकार। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि सरकार का प्रकार, ठीक है, और परिभाषा विशेषताएं। अब बच्चे आप कहोगे सर जैसे यहाँ पर देके रखा है प्लूटोक्रेसी, देखो ये इंग्लिश के टर्म है। मैं कहता हूँ हमेशा कि इंग्लिश की शब्दावली भी देखा करो, ठीक है। क्रिप्टोक्रेसी, टैक्रोक्रेसी। अब इसकी आप हिंदी बनाते रहो, मैं भी हिंदी नहीं बनाऊंगा इसका, क्योंकि जैसा पूछा ऐसे ही आपको परोसूंगा, नहीं तो हिंदी बनाते रह जाएंगे तो फिर आपको चीज़ें रहेंगी, समझे। हालांकि प्लूटोक्रेसी को आप देखोगे धनिक तंत्र कहते हैं। बताइए आप क्या बोल रहे हैं, धनिक तंत्र। तो देखिए पहले को आइए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि प्लूटोक्रेसी राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था है। नंबर 2, क्लेप्टोक्रेसी अमीर लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था है। तीसरे में कह रहे हैं टैक्रोक्रेसी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शासन की व्यवस्था है। तो वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें। इसमें पूछा है कितने सही सुमेलित हैं, तो आपको बताना है केवल 3 B, 2 और 3 C, 1 और 2 D, 1 2 और 3। बताइएगा कितने सही सुमेलित हैं। चलिए देखिए एक एक करके बात करते हैं। पहला है आपका प्लूटोक्रेसी, जिसको खासतौर पर हिंदी में कहते हैं धनिक तंत्र। इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों द्वारा जो शासन की व्यवस्था है, देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सरकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष केवल अमीरों द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। इसमें क्या है, अमीरों द्वारा। देखो इन्होंने क्या कर दिया है, जो आपका प्लूटोक्रेसी है अमीरों द्वारा शासित, इसको बोलते हैं, मैं फिर से लिख देता हूं, इसको बोलते हैं धनिक तंत्र। तो आप देखो आपको समझ में आ गया होगा, धनिक तंत्र की बात हो रही है तो मतलब धन की बात हो रही है, तो अमीरों की बात हो रही है। क्लेप्टोक्रेसी राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों का होता है, मतलब कि करप्ट हो गए। इसमें क्या हो गए, करप्ट हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, सत्तासीन लोग जिनमें निजी लाभ के लिए वो संसाधनों की लूटपाट करते हैं। तो इसका ये है। तीसरा एकदम सही है। टैक्रोक्रेसी जो है तकनीकी जो आपके विशेषज्ञ होते हैं उसको रिलेटेड करके बना गया शब्द है, वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान को संबंध में रखा जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही सुमेलित है, पहला दूसरा गलत है, ठीक है। तो आप कहोगे केवल इसमें 3 सही है। अब देखो आपको पता चला 2 गलत है, तो आप कहोगे सर ये तो गलत ही हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 3। गॉट इट। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी मैं कहूँगा तो इजी में से इजी क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, क्योंकि देखो कई बच्चे क्या हैं, आइए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसका राइट आंसर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दें। कमेंट्स करना आपको इसका आंसर,
ठीक है, कमेंट्स कीजिए। ये कह रहे हैं आधुनिक राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्ट स्टेट की विशेषता है। सॉफ्ट स्टेट, आपने देखा होगा सॉफ्ट स्टेट कैसा स्टेट, जैसे आप देखोगे लचीला तंत्र जिसको हम कहते हैं। सॉफ्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गुन्नार मिडर ने अपनी पुस्तक में एशियन ड्रामा में किया था। सॉफ्ट मतलब कि आप देखोगे ऐसा एकदम लचीला होना चाहिए, उसकी बात की जा रही है। तो एक है सैन्य बल और युद्ध शास्त्रों का ना होना, सैन्य बल और युद्ध शास्त्रों का ना होना, ये तो नहीं है। देखो स्टेट, अगर सॉफ्ट स्टेट का मतलब ये नहीं है, जैसे भारत एक सॉफ्ट स्टेट में आप रख सकते हैं, तो भारत में क्या सैन्य शक्ति नहीं है, सैन्य शक्ति भी है। दूसरे में कह रहे हैं विधि के शासन का खराब प्रवर्तन, ठीक है, जो प्रवर्तन है वो विधि का शासन खराब है। नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। दें इसका आंसर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दक्षिण एशिया के विकासशील विश्व के अधिकांश हिस्सों में व्याप्त सामान्य स्थिति अनुशासनहीनता का वर्णन करता है और इसकी तुलना में यूरोप के उदित हुए आधुनिक राज्य की जा सकती है। तो इसको आप बताएं सही से, ठीक है, बताइए। सॉफ्ट नीति का अर्थ होता है सामाजिक विचलन के प्रति राज्य की उदार और मृदुत अभिवृत्ति, मतलब कि सॉफ्ट स्टेट बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करते हैं, भले ही परिस्थिति की मांग हो, चाहे वो भंग हो जाए, चाहे खराब हो जाए, लेकिन वो कभी भी कठोरता नहीं व्यक्त करेंगे। वो जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी का प्रोटेक्ट करते हुए बच्चों के ऊपर लाठी चलाएंगे स्टूडेंट्स के ऊपर, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। मैंने इसकी मूल आत्मा बता दी है इस क्वेश्चन की, बस आपको ऑप्शन चुन के कमेंट्स कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद में ऑप्शंस। ये कह रहे हैं आपसे उच्च न्यायालय, देखो बच्चे मैं आपको बता दूं लगातार क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, मोस्ट मार्क कर लिएगा इसको, मेरी तरफ से 5 स्टार दो। लगातार यहाँ से पॉलिटी में अगर क्वेश्चन बन भी रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपका। लास्ट टाइम भी आप देखोगे एक डेफिनेशन दी थी, फिर पूछा है बंदी प्रत्यक्षण है, अधिकार प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षण है, किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो पूछा गया ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कभी आपसे बता दें तो इसको घुमा करके क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो लास्ट ईयर 24 में भी पीटी में आया क्वेश्चन है। देखिए उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो उच्च न्यायालयों की अधिकारिता है वो क्या है, हाई कोर्ट की। पहला, कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तक विस्तृत है। मतलब कि जो आपका कोलकाता उच्च न्यायालय है, क्या उसमें अंडमान निकोबार वाला भी सेक्शन आता है या नहीं, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो इसको बताएंगे। पश्चिम बंगाल जो राज्य का पूरा समय आता है, तो इसको बताएं। दूसरे में कह रहे हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय को पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय होने का अन्याय दर्जा प्राप्त है। मतलब कि इसको एक तरीके से इसकी कई ऐसी खंडपीठ रखी गई हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं। तो चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो हाई कोर्ट क्या है सर, हाई कोर्ट क्यों लाया गया, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो 3 हमारे यहाँ पर व्यवस्थाएं ये बनाई गई, हमारे न्यायिक ये व्यवस्था है। यहाँ पर है आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, उसके बाद में है लोअर कोर्ट, ठीक है, ये सब कोर्ट है। इसके डिसीजन को हाई कोर्ट में चुनौती और हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सबके पापा या सबकी माता श्री सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर हाई कोर्ट पूछा गया है। अब यहाँ पर क्या है, कई ऐसे आप देखोगे विषय रखे गए हैं कि हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट सुनिश्चित किया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसी तरीके से आप देखोगे हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, ठीक है, राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए तो भोपाल। तो इस तरीके से अलग अलग हाई कोर्ट्स बनाएगी, ठीक है। चंडीगढ़ उनके लिए है दोनों के। तो फिर एक अमेंडमेंट किया गया, अगर इतनी हाई कोर्ट्स बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कुछ को मर्ज कर दिया, ठीक है। अब उसमें जैसे यूटीज़ है, यूटीज़ में केवल एक है। जैसे आप देखोगे दिल्ली, तो दिल्ली हाई कोर्ट है, लेकिन अगर चंडीगढ़ की बात कर लें तो चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, लेकिन हरियाणा पंजाब का भी चंडीगढ़ है। वैसे ही आप देखोगे क्या आपका पुडुचेरी का है, क्या दादर एवं नगर हवेली का है, या दमन एवं दीप का है, नहीं ना। तो इनको क्या है, मर्ज कर दिया गया। तो पहला अगर स्टेटमेंट देखोगे, कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता जो संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक विस्तृत है, बिल्कुल यहाँ तक ये इसको रखा गया है। परंतु यहाँ पर दूसरे की बात कर लें, ये गलत है। गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है असम में, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य के 7 राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय होने का अन्य दर्जा प्राप्त है, नहीं, ये गलत है। क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्रमुख 8 पीठ हैं, इसमें असम में स्थित हैं, और 8 पीठ के अलावा इसमें आप देखोगे उच्च न्यायालय की 3 महापीठ रखी गई हैं। और इसमें कौन कौन सी है, जैसे नागालैंड,
कोहिमा, मिजोरम, ठीक है, आइजोल खंडपीठ, और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। वहीं अगर हम देखें गुवाहाटी उच्च न्यायालय पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों का साझा उच्च न्यायालय था, जबकि 2013 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को अलग अलग करके उच्च न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई। तो दूसरा इसमें गलत है। इसमें कौन कौन से इससे अलग कर दिए गए, ये 2013 पहले हुआ करता था, लेकिन 2013 के बाद में क्या कर दिया गया, जो आपका मेघालय है उसके साथ साथ मणिपुर है और इसके अलावा त्रिपुरा, तो इनको अलग मर्ज कर दिया गया, ठीक है, इनके अलग अलग। तो यहाँ पर पहला आपका सही हो जाएगा और ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर पूछा है आपसे, तो आप कहोगे केवल एक इसमें सही है। नेक्स्ट, बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष एक रहे, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश थे। आपको बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश पहले कौन कौन से थे। तो ये संविधान का आपने पार्ट नंबर 1 तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है कि नहीं भाई? रिवाइजिंग कंटिन्यू चल रहा होगा आपका रिवीजन। बाकी का रिवीजन तो मैं करवाता हूँ टेस्ट सीरीज के साथ में, लेकिन रिवीजन आप भी कर रहे हैं। आप कैसे पढ़ो, दृष्टि का क्विक रिवीजन पढ़ते रहिएगा, अपने नोट्स पढ़ते रहिएगा, हो सके तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, लक्ष्मीकांत को भी, ठीक है, पढ़ते रहिएगा। सुबह जो भी आपको पढ़नी है किताबें वो पढ़ते रहिएगा और रिवीजन मल्टीपल टाइम कीजिएगा जितना हो सके रिवीजन। अब आपने किताब पढ़ने का तो अब टाइम बहुत कम है, लेकिन अब तो आपको रिवीजन करने का है, तो क्विक बुक आप पढ़ सकते हैं, वो ठीक है, उसमें इतना विस्तार से नहीं है, लेकिन क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं वहाँ से। चलिए देखिए, तो जब पार्ट नंबर 1 आप पढ़ते हैं संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक, तो वहाँ पर चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। चलिए पहले में कह रहे हैं मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम, बी सिक्किम, ओडिशा और मणिपुर, सी सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम, डी हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और ओडिशा। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर इसमें एलिमेंट मेथड आप लगाओगे तो 2 स्टेटमेंट आप कट कर दोगे, बी आंसर नहीं होगा और सी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिक्किम कभी भी केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि यूटीज नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ठीक है, यूटीज नहीं हुआ, बल्कि इसमें 35 और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको 35वें से क्या किया गया, पहले ही अलग होता था स्वतंत्र, तो विलय किया गया, 36वें के तहत क्या कर दिया गया, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये तो है नहीं, तो आप कहोगे आंसर इसमें बी और सी नहीं है, ठीक है, कभी भी आपका सिक्किम नहीं रहा। वही हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा की बात कर लें तो ओडिशा, अगर आप ओडिशा की बात कर लें तो ओडिशा भी आप देखोगे, ओडिशा केंद्र शासित प्रदेश कभी नहीं रहा, ये 1936 में से बिहार से पृथक करके एक राज्य बना दिया गया, तो ओडिशा भी यहाँ से खत्म कर दो, तो अब देखो आपका आंसर वैसे आ गया। तो मणिपुर था, हिमाचल प्रदेश था और मिजोरम था। चूंकि जैसा कि आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें और हरियाणा राज्य के संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया था, ये ध्यान में रखना है, आपको एकदम ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम देखें जो मिजोरम है, मिजोरम की बात कर लें तो मिजोरम 1972 में था, ठीक है, फिर 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मणिपुर की अगर हम बात कर लें तो मणिपुर 1947 में के पश्चात 1949 में इसको एक रियासत के रूप में रखा गया, लेकिन आगे चल के 1956 में संशोधन किया गया, फिर उसको ABC जो भाग राज्य के थे 1972 में फिर उसको राज्य बनाया गया। पहले 1956 तक ही केंद्र शासित प्रदेश रहा करता था मणिपुर, फिर उसके बाद में राज्य बना, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्वेश्चन तो विजिबल हो ही रहा होगा, 1 सेकेंड, ओके। क्वेश्चन आपको आई होप कि विजिबिलिटी क्वेश्चन की भरपूर हो रही होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन जरूरी था क्योंकि फुल क्वेश्चन दिखना चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालयों के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो जो सुप्रीम कोर्ट है, संविधान का आर्टिकल 143 कहता है कि जो प्रेसिडेंट्स हैं अगर जब भी इनसे सलाह मांगेंगे, ठीक है, तो तभी ये इसको क्या करेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है, फालतू में नहीं, जब भी मांगेंगे तो गाइड करेंगे। ये 143 में आर्टिकल्स में इस बात को रखा गया है। और कैसे उस पर मांगेंगे, ये जो कभी भी प्रेसिडेंट्स जो आप देखोगे गाइडेंस मांगेंगे तो ऐसे विषयों पर जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित हों, ठीक है, जिनका संबंध संविधान से संबंधित हो और जो उनको समझ में नहीं आ रहा हो तो वो तब मांगेंगे। तो विचार पर उनसे पूछा है, सलाह पर उनसे पूछा है। पहला, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का सलाह क्षेत्र अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। बेहतरीन स्टेटमेंट दिया बच्चे, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। दूसरा, सलाहकार क्षेत्र अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय की विधिक सलाह भारत के राष्ट्रपति के प्रति बाध्यकारी होती है। मतलब कि जिसने अगर कोई भी ऐसा
गाइडेंस अगर दी है तो वो बाध्यकारी होती है, ये कह रहे हैं कि मैंडेटरी है। 3 में कह रहे हैं कि सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह प्रदान करना उच्चतम न्यायालय के लिए अनिवार्य होता है। अब आइए देखते हैं पूछा क्या है, कितने सही हैं। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, कितने सही हैं, ठीक है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं कहूँगा बहुत अच्छा क्वेश्चनों में से एक है ये। देखिए आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट जो है आपका सही है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसके तहत ही आप देखोगे संविधान जो इसकी धारा, भारत शासन अधिनियम की धारा जो 213 थी, उसका जो 1 था उसमें इस बात को रखा गया। तो उच्चतम न्यायालय के प्रतिस्थापित करने के बाद 1935 में इसको पुनः प्रस्तुत कर दिया गया, तो संघीय न्यायालय तभी बनाया गया था भारत में, तो ठीक है 1935 के तहत। तो ये क्षेत्राधिकार जो था उसी से लिया गया, दैट्स इट, पहला ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स को 143 143 आर्टिकल के तहत कोई भी गाइड करता है, मतलब कि सलाह देता है, तो ये सलाह ध्यान रखना मैंडेटरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, बल्कि इस सलाह को क्या करेंगे वो आदर रिस्पेक्टफुली क्या करेंगे, उसमें से कुछ उसके मान लीजिए मूल तत्व हो सकते हैं, या फिर कुछ सिम्टम्स, कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ लाइन्स हो सकती हैं जिसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। वही यहाँ पर है कि सलाहकार क्षेत्र अधिकार के तहत राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह प्रदान करना उच्चतम न्यायालय के लिए अनिवार्य होता है। देखो यहाँ पर एक शब्द है अनिवार्य। मैं आपको बता दूं कि ये शब्द अनिवार्य का मतलब है कि बाध्यकारी होगा, जबकि आपको बता दें कि किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि या समझौते या वंचन जो प्रशंविदा या सदन या फिर अन्य सामान्य दस्तावेज से उत्पन्न किसी भी विवाद पर इन मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है, ये ध्यान में रखना। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी मान लीजिए अगर उसने ऐसा किया कि संविधान का अनुच्छेद जो आपका 143 है, वो तो राष्ट्रपति को 2 प्रकार के मामलों में उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है। पहला, किसी विधिक या सार्वजनिक महत्व के तथ्य प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ हो या फिर उत्पन्न होने की संभावना हो, तो उच्च न्यायालय इस मामले में अपनी सलाह देने से इनकार कर सकता है, ठीक है, बाध्य नहीं। और यहाँ पर क्या करें, अनिवार्य, ठीक है। लेकिन कहाँ पर बाध्य होता है, जैसे किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, वंचन, प्रशंविदा, सदन और अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न कोई विवाद होता है तो उसमें दे सकता है, उसमें बाध्यता है उसकी। तो यहाँ पर आप देखोगे अनिवार्य शब्द है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 13। 50 क्वेश्चन पर हम कोशिश करेंगे क्लास में कि 50 क्वेश्चन हो आपके, कोशिश क्या करेंगे यार। देखो भारत सरकार अधिनियम 1935 के उद्देश्य था। अब देखो जो भारत सरकार अधिनियम आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम ये खास तौर पर ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, और इसी के तहत में क्या किया गया था, भारत के संबंधित संसद के पूर्ववर्ती अधिनियमों को एक अधिनियमित में समेकित कर दिया गया, और इसे जुलाई 1915 में पारित किया गया था और 1 जनवरी 1916 को लागू किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में क्या है रखना है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये 1915 1935 मैंने बोला था, भारत सरकार अधिनियम 1915 है, सॉरी 1915 है। 1919 आपने पढ़ा होगा, 1909 आपने पढ़ा होगा, 1935 आपने पढ़ा होगा, लेकिन 1915 है। बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैं कहूँगा ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। आंसर दो बेटा इसका, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे। अगर इसका आंसर बच्चे ने दे दिया, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1915 है, ये बहुत कम पढ़ते हैं, 1919 पढ़ते हैं, 1909 पढ़ते हैं, 1935 पढ़ते हैं, लेकिन 1915 नहीं पढ़ा होगा। चलिए देखिए, ब्रिटेन की संसद के द्वारा ये पारित किया गया था। केंद्र विधानसभा के गैर सरकारी जो सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना। बी, भारत में एक प्रतिनिधित्व और लोकप्रिय सरकार की नींव रखना। सी, ब्रिटिश भारत से संबंधित संसद के सभी पूर्ववर्ती अधिनियमों को समेकित करना। और डी, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा पारित राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी अध्यादेशों को समेकित करना। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। उम्मीद करके चलता हूं कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कि जितने भी इससे पूर्व अधिनियम थे उसको समेकित करने के लिए लाया गया था ये भारत की संसद का, ठीक है। चाहे वो 1770 के अधिनियम हो, 47 वर्ष पूर्व 1915, तो इसने कई चीज़ों को लाने का प्रयास किया गया था, तो इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहे हैं आपसे, भारतीय संविधान को अपनाने से पूर्व भारत डोमेनियन का प्रशासन निम्नलिखित में से
किस अधिनियम योजना के तहत किया जाता था। मतलब कि जब डोमिनियन स्टेट था तो जब भारत संविधान को नहीं अपनाया था, भारत में संविधान कब अपनाया, देखो भारत में 26 नवंबर 1949 को बन के आपका जो संविधान था तैयार हो गया था। फिर हमने वेट किया, ठीक है, 2 महीने का। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान आत्मपरित किया, ठीक है, उसका एक अपना रीज़न है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं उससे पूर्व जो भारत में डोमिनियन स्टेट की संभावना थी वो किसके तहत चलती थी। ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और माउंटबेटन योजना। बताएं करेक्ट आंसर क्या है। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको बताते हैं कि 3 जून 1947 को जब वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना पेश की थी तो उस समय माउंटबेटन योजना इसी को कहा गया। योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था और भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया था। लेकिन अगर हम देखें जो प्रोसेस होता था, जो सारी चीज़ें चलती थीं, जब तक संविधान नहीं बना था, नया संविधान नहीं बना था, तो जब तक के लिए डोमिनियन शासन संचालित करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 को उनकी प्रांत सभाओं से सरकार चलाने की व्यवस्था रखी गई थी। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में परिवर्तन करने का अधिकार भी था और इसी के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया था और इन्हीं सभी मामलों पर राज्य की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। तो आज जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर संविधान के आर्टिकल 74 के तहत जो कार्य करते हैं प्रेसिडेंट्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उस पर, ठीक है, तो यही रखा गया। तो इसी के कहने पर ये भी करते तो वो यहीं से आया है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में सुर्खियों में रही ग्लोबल ऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट्स, किससे रिलेटेड पूछा है बच्चे। एक रिपोर्ट दे दी है ऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट्स, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा। ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट्स जो है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर्स जो रिपोर्ट है, ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसको कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, और डी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। चलिए देखिए बच्चे, ये जो ग्लोबल आपका कोऑपरेशन बैरोमीटर जो रिपोर्ट है ये आपने बी इसका करेक्ट आंसर है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमी जो फोरम है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इसमें आप देखोगे कई ऐसी कंपनी ने सहयोग भी दिया, इसमें मैंकिन से कंपनी थी तो उसने इसमें सहयोग दिया है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। यह खास तौर पर नेतृत्वकर्ताओं के सहयोग को बेहतर ढंग से समझने के लिए कार्य करती है। इसमें 5 स्तंभों पर आधारित है। जैसे ये जो रिपोर्ट प्रकाशित करती है इसमें 5 स्तंभ हैं। कौन कौन से। एक तो ट्रेड है आपका, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उस पर बात करती है। व्यापार और पूंजी कैपिटल की बात करती है। उसके साथ साथ आप देखोगे नवाचार इनोवेशन की बात करती है। इनोवेशन के साथ साथ अगर हम देखें टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक जलवायु की बात करती है, ठीक है, उसकी पूंजी की क्लाइमेट की बात करती है और हेल्थ की बात करती है, हेल्थ एंड वेलफेयर और ग्लोबल पीस की बात करती है, ठीक है। तो ये 5 ऐसे स्तंभ इसके रखे गए, ठीक है। और बाकी का वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के बारे में ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आवश्यक रूप से इसको बच्चे एक बार पढ़ लीजिएगा। कौन कौन सी रिपोर्टें ये प्रकाशित करता है, कब ये बना था, ठीक है। ये 1971 में बना था, गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है। इसमें कई ऐसे उद्देश्यों को रखा गया। इसकी रिपोर्टें आप जरूर पढ़ें। इसके द्वारा प्रमुख रिपोर्टों में जैसे द फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट्स है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स आती है, द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक्स रिपोर्ट भी ये प्रकाशित करता है। तो पढ़ लें इसके बारे में एक थोड़ा सा, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के बारे में। नेक्स्ट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल केंद्र के पास है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया गया है, केवल केंद्र के पास है, ठीक है। संविधान में संशोधन, संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 368। उसके तहत संविधान के किसी भी भाग में आप देखोगे ये केशवानंद भारतीय मामला जो 1973 का था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यही स्टेटमेंट दिया कि जो आपकी पार्लियामेंट है,
ये भारतीय संविधान मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इतना विस्तृत अधिकार दे के रखा है। लेकिन यहाँ पर एक आप देखोगे इन्होंने डायमेंशन क्रिएट कर दिया कि आप संविधान में संशोधन तो करोगे, अमेंडमेंट तो करोगे, बट ये निर्धारित हम करेंगे कि वह संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का वह आप देखोगे उल्लंघन तो नहीं करता है। अगर उल्लंघन करता है तो आप देखोगे वो उस पर हम हस्तक्षेप करेंगे और वो उसको असंवैधानिक करार घोषित करेंगे। ठीक है, तो 368 में आपको दे के रखा है। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि संघ ढांचे से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति केंद्र के पास है तथा राज्यों की भूमिका केवल सलाहकार की है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। देखिए इसका राइट आंसर तो आपको कमेंट्स करना है बच्चे। ठीक है, चलिए तो आप क्या कमेंट्स करेंगे मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। देखो संविधान का आर्टिकल 368 इस बात का प्रोविजन करता है कि जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको ये सलाह देता है कि ये संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसमें कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा इसमें शामिल होता है। संविधान में संशोधन करने के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, फिर उसके बाद में आप देखोगे विशेष बहुमत पारित करना होता है 50% + 1, और फिर 2/3 का बहुमत होना बहुत जरूरी होता है। फिर जाकर के आप देखोगे आगे, फिर उसके पश्चात जो आधे राज्य होते हैं, कितने, इसके बाद में आप देखोगे 1/2 राज्यों से उसको पारित होना बहुत अनिवार्य होता है। लेकिन ये जो शक्ति दी गई है, ये शक्ति केवल और केवल आपको किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है, मतलब कि केंद्र को ये शक्ति प्राप्त है, राज्यों को ये शक्ति नहीं दी गई है। अब ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना बच्चे, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनकी जो पावर होती है, कई बार ये पूछ लेता है यहाँ से कि जो क्या ये वीटो शक्ति आप कर सकते हैं, क्या इसकी वीटो पावर जो राष्ट्रपति की लागू होगी, नहीं। राष्ट्रपति की आप देखोगे जो शक्ति होती है ये शून्य हो जाती है बच्चे संविधान संशोधन के विषय पर। ठीक है, इनकी पावर एकदम शून्य हो जाती है। इनके पास जब भी संविधान संशोधन जाएगा पार्लियामेंट से पारित होकर के, तो इनको उस पर अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर करने होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, ये शक्ति केवल और केवल संघ को प्रदान दी गई है, मतलब कि केंद्र को केवल प्रदान की गई है। दूसरा कहा गया संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति केंद्र के पास है, राज्यों की भूमिका केवल सलाहकार मात्र है। देखो सलाहकार मात्र नहीं है, बल्कि राज्य, आधे राज्य, 1/2 राज्य क्या करेंगे, इसको पारित करेंगे। और यदि राज्य इस पर आप देखोगे, क्योंकि संघ का मामला है, अगर आप देखोगे राज्य इस पर 1/2 से अगर कानून को पारित नहीं करते हैं, उस बिल को पारित नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आप देखोगे अमेंडमेंट नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहां पर यह बताना है कि संविधान का जो आप देखोगे संशोधन की व्यवस्था है संविधान के किस भाग में की गई है। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट्स करके। नेक्स्ट चलिए तो बताइएगा संविधान के किस भाग में जो संशोधन की प्रक्रिया रखी गई है। क्वेश्चन है आपका 17, सोलर रूफटॉप प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोलर रूफटॉप प्रणाली, दो स्टेटमेंट है। पहला, यह एक ऑफ ग्रिड विद्युत प्रणाली है जिसे किसी भी व्यापक विद्युत आपूर्ति प्रणाली से नहीं जोड़ा जा सकता। नंबर 2, यह प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि एसी विद्युत उत्पन्न करती है जिसे इन्वर्टर द्वारा दिष्ट धारा मतलब कि डीसी में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। सोलर रूफ टॉप प्रणाली के बारे में क्वेश्चन पूछा है। उपयुक्त में से कौन सा यह सही है, केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं तो। बताइएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा। चलिए अकॉर्डिंग टू यू आइए देखते हैं इसके बारे में। देखो ये कह रहे हैं कि सोलर जो रूफटॉप प्रणाली है ये कब शुरू की गई थी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है, 22 जनवरी 2024 को एक स्कीम शुरू की गई थी जिसको प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना कहते हैं। प्रधानमंत्री पीएम सूर्य उदय स्कीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य उदय स्कीम। अब इसकी योजना की घोषणा कर दी गई और इसमें करोड़ों घरों पर सोलर जो आप देखोगे रूफटॉप प्रणाली लगवाए गए थे। अब मुझे बताइएगा, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो ये कह रहे हैं यह एक ऑफ ग्रिड विद्युत प्रणाली है जिसे किसी भी व्यापक विद्युत आपूर्ति प्रणाली से नहीं जोड़ा जा सकता। कौन बोल रहा है नहीं जोड़ा जा सकता? लोग यहाँ से आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपके पास में अगर इतना अगर आपके पास में उत्पादन हो गया सोलर ऊर्जा का, तो आप अलग जगह वितरण कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसको जोड़ा जा सकता है, पूरी तरह से स्वतंत्र है और बैकअप की तरह बैटरी भंडारण की आवश्यकता होती है और दूरस्थ स्थानों के लिए भी आदर्श प्राणी है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लेकिन महंगी प्रक्रिया है क्योंकि जो आयरन बैटरी है उनका प्रयोग करना, ठीक है, लिथियम आयरन बैटरी का प्रयोग करना, तो थोड़ा सा ये महंगा तो है, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे में कह रहे हैं प्रतिवर्ती धारा मतलब कि एसी विद्युत उत्पन्न करती है जिसे इन्वर्टर द्वारा डीसी धारा में। देखो यहाँ पर अगर आप इसकी बात कर लें तो क्योंकि सोलर जो आपकी फोटोवोल्ट पैनल सोलर प्रकाश के फोटोवोल्ट प्रभाव के माध्यम से सीधे क्या है विद्युत परिवर्तित करते हैं। इसमें क्या होता है सोलर पीवी जो पैनलों के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत होती है वो डीसी होती है, ये ध्यान में रखना, वो डीसी करंट उत्पन्न करते हैं। कैसा? डीसी। आप क्या कर सकते हैं जब सोलर के द्वारा निकलता हुआ करंट जो होता है, ठीक है, तो उसको आप हाथ में ले सकते हैं, आपको झटका वटका वो नहीं मारेगा। लेकिन अब डीसी करंट्स को हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, एसी में। गॉट इट? तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है जो प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना है वो कब चलाएगी और किस मंत्रालय के द्वारा आती है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखो दो होती है, एक तो होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि जिसमें सरकार आप देखोगे पूरा 100% बजट नहीं करती है, उठाती है, बल्कि उसका बांट दिया जाता है उसको केंद्र मतलब कि सेंट्रल और स्टेट में 60 और 40 के रेशियो में उसको बांट दिया जाता है या जो भी। लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% जो होती है वो सरकार ही उस पर सारे पैसे वहन करती है उसका बजट। चलिए नेक्स्ट, विशेष अनुमति याचिका। आपने देखा होगा जो विशेष अनुमति याचिका कई बार दी जाती है, ये संविधान की अगर हम देखें तो संविधान में एक आर्टिकल है स्पेशल लीव पिटिशन, इसको कहते हैं विशेष अनुमति याचिका, आर्टिकल 136। अब ये कहाँ पर आप जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। स्पेशल जो लीव पिटिशन है इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है बच्चे, और ये करते हैं जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। देखिए पहला, सैन्य अधिकरणों के निर्णयों को विशेष अनुमति याचिका के दायरे से छूट दी गई है। नंबर 2, जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है वहां विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है। नंबर 3 में कह रहे हैं विशेष अनुमति द्वारा अपील करना उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। मतलब कि ये क्या दी गई है, विवेका न्यायालय की जो आपकी जो शक्ति है ये दे दी गई है। आइए देखते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर आपको बताना है कि कौन से सही है, केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 18। आशा है और उम्मीद है कि आपने इसका राइट आंसर तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं बन पा रहा है तो आंसर आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताएंगे। देखो आप चाहें तो सो भी सकते हैं क्योंकि सो के तो उठाइए और सो जाइएगा ठीक है, चलिए मजाक कर रहे हैं। आपको बता दें कि खासतौर पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि संविधान का आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटिशन की बात करता है और ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र न्यायिक अधिकार होता है, ठीक है, जिसमें खासतौर पर इस पर सैन्य जो प्राधिकरण निर्णयों की विशेष अनुमति इसके क्या रखा गया है, इसको बाहर रखा गया है, इस पर यह हस्तक्षेप नहीं करते। प्राकृतिक न्याय का अगर सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है वहीं विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है। मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो गया तो आप 32 के तहत तो जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जैसे अपील कर दिया मान लीजिए आपने और असाधारण परिस्थितियां हो गई तो उस स्थिति में ये ऐसा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऐसे मामलों में जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, ठीक है, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए मकान, चलने के लिए सड़क, सोच के लिए शौचालय, पढ़ने के लिए विद्यालय, हेल्थ के लिए चिकित्सालय अगर नहीं है तो ये एक तरीके से प्राकृतिक न्याय है। भाई आपके खाने के अधिकार को थोड़ा ही नहीं रोक सकता है कोई व्यक्ति, ये तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आप मुझे कोई भी अधिकार मत दो लेकिन खाने के लिए तो खाना मुझे चाहिए ना, मैं भूखा थोड़ा ही नहीं तो मर जाऊंगा। तीसरा इसमें सही है कि विशेष अनुमति द्वारा अपील करना उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन एक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने बच्चों का 18 का डी आया था, कमेंट्स भी करते चलिएगा। जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके साथ में लाइव में जुड़ सकूं। मैं जूम लूंगा आपके साथ में, एक जूम, ठीक है, सेशन मेरा रहेगा आपके साथ में, अभी नहीं, थोड़ा रुकिएगा, मैं जूम एक सेशन आपके साथ में लूँगा, ठीक है, ताकि किसी का भी कोई भी डाउट्स हो तो उसको हम क्लियर कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर है 19, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों के पुनर्गठन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने कहा था जब आप पार्ट नंबर 1 पढ़ते हैं संविधान का, पार्ट नंबर 1 आर्टिकल जब आप 1 से 4 पढ़ते हैं, ठीक है, संविधान का आर्टिकल्स जो आप पढ़ते हैं 1 से 4, तो वहाँ पर आपको ये पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है बच्चे, वहीं पर आपको राज्य के पुनर्गठन की बात होती है, ठीक है। देखिए पहला, दादर और नगर हवेली को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया,
ऑब्वियसली आज भी हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्णतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अभी क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तीसरे में कह रहे हैं पंजाब राज्य का विभाजन कर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। चौथे में नागालैंड राज्य का गठन। अब यहाँ पर पूछा गया है आपसे, उपर्युक्त घटनाओं को आरंभिक घटनाओं से प्रारंभ करते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि आपको बताना है सबसे पहले कौन सा बना, फिर उसके बाद कौन सा बना, फिर उसके बाद कौन सा। तो ये ऑप्शन से 1 4 3 2 बी, 2 4 2 3 1 सी, 1 2 3 4 डी, 4 1 2 3। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपके लिए इसको छोटा कर देते हैं ताकि और क्वेश्चन आपको दिख सके पूरा क्वेश्चन। ये राज्य का पुनर्गठन है, बताओ। देखिए ये अब तो दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन। बताइएगा बताइएगा कौन सा पहले बना, फिर कौन सा किसके बाद में बना। अब आपको पूरा दिख रहा है बेटा, ये उम्मीद करता हूं कि पूरा दिख रहा है। चलिए एक एक करके बात करें। देखो यहाँ पर कह रहे हैं दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जब परिवर्तित किया गया, अगर आप इसकी बात कर लें तो कब किया गया था। ठीक है, देखो दादर एवं नगर हवेली जो बने थे वास्तविक रूप से, ये दादर एवं नगर हवेली जो था, ये सबसे पहले वर्ष 1954 में, ठीक है, ये स्वतंत्र होने के पूर्व पुर्तगालियों के शासन में रहा और ये पुर्तगालियों से 1961 में छूटा। कब छूटा? 1961 में। और 1961 में ही इसको क्या कर दिया गया था, एक आप देखोगे 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको एक राज्य का दर्जा बनाया। तो ये कब बना था? दादर एवं नगर हवेली बना था आपका 1961 में। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो जो अरुणाचल प्रदेश है आपका, ये जो लाया गया था ये खास तौर पर 1972 में, क्योंकि 24वां और 23वें क्रम से ऐसे राज्य बने थे। इसमें 3 राज्य थे, अरुणाचल प्रदेश था, गोवा था, मिजोरम था। अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश तो ये बना था आपका 1972 में केंद्र शासित प्रदेश था सबसे पहले, 1972 में केंद्र शासित प्रदेश, और 1987 में 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पंजाब राज्य का विभाजन करके हरियाणा ये जो बनाया गया था बच्चे, ये 1966 में इसका विभाजन किया गया था और तभी चंडीगढ़ आप देखोगे न्यायालय भी चर्चाओं में आया था। आगे चल के ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिली थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर चर्चा आपको मिल गई। उसके साथ साथ यहीं से हिमाचल प्रदेश निकला था। वो हिमाचल प्रदेश जो आपका आया वो खास तौर पर 1971 में आकर के वो बना 18वां राज्य। नागालैंड की बात कर लें तो नागालैंड 1963 में बना था। ठीक है, ये पूर्ण राज्य बना दिया गया था। 61 में स्वतंत्र हुआ और उसके बाद आप देखोगे 16वां संविधान संशोधन असम राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था, फिर इसको तो 61 में ही हुआ था। त्वेंग क्षेत्र को मिला करके नागालैंड बना था, असम से बाहर करके। तो अब आप ये देख लीजिएगा, मैं इसको यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ, ये यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपको चीज़ें पूर्ण रूप से दिख रही होंगी। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चे? सबसे पहले आता है आपका 1966। तो 1966 एक आएगा, फिर उसके बाद में आएगा 1966 के बाद में 1963 4 आएगा, फिर आपका आ जाएगा 1966, फिर उसके बाद में 1987। तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आएगा दादर एवं नगर हवेली, दूसरे पर आ जाएगा नागालैंड, तीसरे पर आ जाएगा आपका पंजाब हरियाणा और चौथे पर आपका दूसरा वाला आएगा, मतलब कि 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बताइएगा, आई होप कि आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, नवीनतम प्रगति के संदर्भ में सार्वजनिक कुंजी और व्यक्तिगत कुंजी जैसे पदों का सर्वाधिक उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? एक होता है सार्वजनिक कुंजी, एक होता है आपका व्यक्तिगत कुंजी। सार्वजनिक कुंजी जो सबके लिए है, व्यक्तिगत मतलब कि प्राइवेट है। ऑप्शन नंबर है डिजिटल संदेशों का क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन तो सबके लिए होता है। निजी और सार्वजनिक डिजाइनों की 3D प्रिंटिंग। सी सार्वजनिक डोमेन और उपलब्ध एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इनग्रेटी एक्टिव फार्मुलेशन। और डी में कह रहे हैं आधुनिक घरेलू सुरक्षा प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले वर्चुअल लॉक। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर क्योंकि कहा है सार्वजनिक कुंजी, जो आपका इनक्रिप्शन होता है और जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन मेरा है, मैं कहता हूँ ना डिस्क्रिप्शन में चीज़ें रखी हुई हैं, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2024 में यूपीएससी 2024 की परीक्षा प्रीलिम्स में बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। यही उसमें डेट दे के रखी थी और पूछा था बताओ कौन सी पहले कैसे किसके तहत हुई। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कितनी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। शेड्यूल आपको पता होंगी, 1 से पूरी 12 तक शेड्यूल आपको आनी चाहिए। ठीक है,
एक से, जैसे पहली में कहा गया है केंद्र और राज्य, दूसरी में कहा गया है आपके वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ की बात की गई है, चौथी में राज्यसभा के जो सीटों की बात की गई है, पांचवी में स्पेशल प्रोविजन रखा गया है जो 10 राज्यों में ऐसे, और छठी में ATMM जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है उनको लेकर के स्पेशल प्रोविजन है, कुछ ऐसे 4 स्टेट हैं। उसके बाद 7वीं में कुछ सब्जेक्टों को रखा गया जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं में आप देखोगे स्पेशल प्रोविजन रखा गया है कि सरकार कोई भी कानून पार्लियामेंट बनाए उसमें डाल दे और हस्तक्षेप ना करेगा सुप्रीम कोर्ट। 10वीं में दल बदल है। 11 में पंचायत है और 12 में म्यूनसिपालिटी है, मतलब कि नगर निगम है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी भाषाएं हैं, ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं हैं। मैथिली, बोडो, डोगरी, मणिपुरी। नीचे से कूट का प्रयोग कर सही बताना है आपको, केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, और डी सभी 4। बताइएगा इसका 21 का राइट आंसर क्या होगा। ये तो भी देखो इजी है, हर कोई जानता है, मुझे लगता है कि इसमें तो कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। देखो 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ संशोधन हुआ, तो उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली। ये कब जोड़ी गई थी, बोडो, 92वें संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी और मैथिली जोड़ी गई थी। वहीं अगर मणिपुरी की बात कर लें तो मणिपुरी भी जोड़ी गई थी, क्योंकि ये 92वें संविधान संशोधन 1992 में 71वें संविधान संशोधन से, कब, जब आपका 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया था, तो उस समय खास तौर पर आप देखोगे सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन, और ये जो आपकी है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को इनको जोड़ा गया था। कुल भाषाएं 18, ठीक है। तो आज इसमें कितनी भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं, तो ये भी, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट्स कर देंगे, ठीक है, क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का तो आपसे पूछूंगा, देखिए DPSP भी पढ़ा के आया हूं। भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान में उपबंधित राज्य की नीति निर्देशक और DPSP तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पहला कथन कथन 1 और कथन 2 वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसे कुछ वो नहीं लगाना है, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है। DPSP का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। बताइएगा कि राजनीतिक लोकतंत्र के लिए लाए गए हैं, ठीक है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट की भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। दूसरा है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श DPSP में निहित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है, केवल कथन 1 और कथन दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन B कह रहे हैं कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। C कथन 1 सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। D कथन पहला गलत है और कथन दूसरा सही है। इसका राइट आंसर आपको क्वेश्चन नंबर जो है आपका है 22। इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। इजी सा क्वेश्चन है बच्चे, कमेंट्स कीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं, क्योंकि मैंने इस पर पढ़ा दिया आपको, ऑप्शंस आपको विजुअल हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मुझे आपसे करवाने हैं, कुछ क्वेश्चन मुझे आपके लिए करने हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है मगही का भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो एक शब्द, अब आपने पढ़ा नहीं होगा, ये मैं इस बात को बता रहा हूँ, आपने ये भाषा नहीं पढ़ी होगी, ये भाषा नहीं पढ़ी होगी, मगही का भाषा। मोस्ट मार्क कर लीजिएगा मगही का भाषा के बारे में। देखो मगही का भाषा खासतौर पर केरल में बोली जाती है, और आज ये बड़ी विडंबना है, इसको बोलने वाले केवल 2 पर्सन हैं। कितने हैं, 2 व्यक्ति। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में मात्र 2 व्यक्ति हैं जो मगही का भाषा बोलते हैं। भारत में 19,500 भाषाएं बोली जाती हैं बच्चे, और मैं आपको बता दूं हर वर्ष लगभग एक भाषा क्राइटिकली इंडेंजर हो जाती है। बहुत ही आप देखोगे ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जिसके बोलने वाले 5 सदस्य, 4 सदस्य, 2 सदस्य, जैसे आप देखो मगही के 2 ही सदस्य बोलने वाले हैं, वो 2 ही सदस्य आपस में बात करते होंगे, बाकी को समझ में नहीं आएगा। और ये केरल में, जरा समझना, मगही का भाषा विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, मगही का भाषा भारत के दक्षिण भाग में बोली जाने वाली एक जनजातीय भाषा है। नंबर 2, मगही का भाषा को यूनेस्को द्वारा लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखो अभी लुप्त प्राय तो ये नहीं हुई है, क्योंकि मगही का भाषा के रूप में इसको वर्गीकृत भी नहीं किया गया, और अभी लुप्त नहीं हुई है। अभी तो इसके बोलने वाले हैं, ठीक है, तो लुप्त तो नहीं है। जिस दिन ये बोलने वाले नहीं बचेंगे तो उस दिन आप कह सकते हैं, लेकिन लुप्त होने के कगार पर ये पहुंच गई, तो थोड़ा ध्यान में रखना है,
ठीक है, ये दक्षिण भारत में एक तरीके से चकलिया समुदाय इसको बोलता है, ठीक है, तो ध्यान में आपको रखेंगे, जनजातीय एक भाषा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर पूछा गया संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA के कामकाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, UNRWA के कामकाज। अब इसके कामकाज को समझते हैं। देखो, अरब इजराइल संघर्ष के मद्देनजर फिलिस्तीनी शरणार्थियों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA की स्थापना की गई थी। नंबर 2, यह विशेषकर इजराइल के राज्य क्षेत्रों में काम करता है। और तीसरे में कह रहे हैं कि एजेंसियों को पूर्णतः संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों के स्वैच्छिक अंशदान से वित्त पोषित किया जाता है। तो वीडियो को पॉज करके आपको इसका राइट आंसर देना है। कितने सही हैं, केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 24। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आइए देखो, UNRWA की बात कर लें तो UNRWA ये जो स्थापित किया गया था, अगर बच्चे हम इसको देखें तो ये खास तौर पर जब किया गया था, जब खास तौर पर शरणार्थियों का, फिलिस्तीनी शरणार्थियों का मुद्दा चर्चाओं में आया था, तो उस समय इसको लाया गया था रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूज इन द नियर एंड ईस्ट के रूप में। और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, वर्ष 1949 में की गई थी। और लगभग आप देखोगे 7 लाख फिलिस्तीनियों को इसने सहायता प्रदान की थी उस समय। और 1948 में अरब इजराइल युद्ध के समय अपने घरों को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। तो पहला एकदम सही है, ठीक है। वहीं दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, यह कह रहा है कि यह विशेषकर इजराइल के राज्य क्षेत्रों पर काम करता है। देखो, ये विशेषता ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूर्णतः रूप से कई ऐसी सेवाएं देता है और विश्व भर में ये सेवाएं देता है, चाहे लेबनान हो, सीरिया, जॉर्डन आदि में भी ये काम करता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है, ये कह रहा है ना सिर्फ यह विशेषकर एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो नहीं, ये सीरिया में भी देता है, जॉर्डन में देता है, लेबनान के साथ कई ऐसे कब्जों वाले क्षेत्रों में इसने राहत दी थी। राहत में ये कई ऐसे शिविरों की सहायता करता है, जैसे आपातकालीन सहायता कार्यक्रम, हेल्थ से लेकर शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है, सामाजिक सेवाओं से लेकर ऐसे माइक्रो फाइनेंस आपातकालीन भी सहायता प्रदान करता है। तीसरा इसमें सही है कि इसे पूर्णतः रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के द्वारा स्वैच्छिक रूप से अंशदान वित्त पोषित भी किया जाता है, माइक्रो फाइनेंस के रूप में जाना जाता है ये। तो पहला और तीसरा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने सही पूछे हैं, तो आप कहोगे 20 का राइट आंसर है, केवल 2 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की गणतांत्रिक प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि जो भारतीय राज्य है, इसका गणतंत्र मतलब कि लोगों के द्वारा चुना गया, लोगों के द्वारा गढ़ा गया लोकतंत्र। देखो, लोकतांत्रिक नीति के 2 श्रेणियां होती हैं, एक होता है राजतंत्र और एक होता है लोकतंत्र। 2 श्रेणियां होती हैं बच्चे, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है आपका गणतंत्र। और भारत है मिक्स। हम मिक्स इकोनॉमी, मिक्स आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन, हम मिक्स पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, मिक्स पे हम लेके चलते हैं, कोई हमसे सीखे। दुनिया भर तो आप देखोगे एक तरफ कहीं ना कहीं चली जाती है, लेकिन भारत तो मिक्स रहने का भरोसा करता है, ठीक है, मिक्स की तरफ हम चलते हैं। तो पहला है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम के साथ ही भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया था। मतलब कि 1947 के समय क्या भारत बन गया था, बताइएगा भाई। गणतंत्र राज्य का मतलब क्या होता है, जरा बताइएगा। क्योंकि राजतंत्र में कोई राजा, देखो, वंशानुगत नहीं होना चाहिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए। गणतंत्र की मतलब लोगों के द्वारा चुना गया, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। तो लोगों ने कब चुना था, क्या लोगों ने 1947 में वोट दिए थे, क्या लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना था? उस समय कोई प्रधानमंत्री नहीं था। तो पहला गलत है, क्योंकि ये तो 26 जनवरी 1950 से हमने चीज़ें शुरू करी। और आप देखोगे 1900 जो आपका 51-52 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, तो जब उस समय तो हमारा जो राष्ट्र बना था वो कब बना था, गणतंत्र 1950 में बना था। ये कह रहे हैं 47 में, तो पहला गलत है, इट इज रॉन्ग। सेकंड की अगर हम बात कर लें, सेकंड जो स्टेटमेंट है, गणतंत्र का अर्थ है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। देखो, दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि ये कानून जो है सभी को समान रूप से देखता है। ऐसा नहीं है कौन नीचा है, कौन ऊंचा है, कौन अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है। जो पट्टी थी ना बंधी हुई, जो आप देखोगे न्यायालय की देवी जो मूर्ति कही जाती थी, उसमें परिवर्तन हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, आप देखिएगा,
ठीक है, उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। मेंस के लिए भी है, इंटरव्यू थॉट्स के लिए भी है, सोसाइटी में आपको वैल्यू एडिशन आपकी नॉलेज में गेन किया जाएगा। ऐसी वीडियोज़ मैं बहुत ज़्यादा बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का एस्पिरेंट्स रहा हूँ तो अनुभव है, कई ऐसे टीचर्स का ज्ञान है, नॉलेज है, उन सब का मैंने लिया है ज्ञान। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चे, मुझे पता है कि क्या गलत क्या सही है। मैं फ्री की वो चीज़ें नहीं करता हूँ कि 2 मिनट में बैठे और फुर्र हो जाएं, या अगर तुमने अभी मुझे वो सारी चीज़ें टाइम देखो अभाव है, क्या कर सकता हूँ मैं। करंट अफेयर का वो डेप्थ आपको पढ़ा सकता हूँ, एक एक सब्जेक्ट को 2-2 3-3 घंटे में बड़ा एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्योंकि मैंने पढ़ा है उस वे में, तो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ मुझे। बट क्या करूँ, अकेला व्यक्ति हूँ, अकेला टीचर हूँ, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, और ठीक है, तो कई चीज़ें हैं, इसलिए जितना हो रहा है मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तीसरा स्टेटमेंट है, गणतांत्रिक प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के प्रति एक नागरिक के लिए खुले हों। मतलब कि जो गणतांत्रिक प्रकृति की बिल्कुल सही बात है कि भाई ऐसा ना हो कि भेदभाव किया जाए सार्वजनिक, और मतलब कि सबको जाना चाहिए ना वहाँ पर। प्रकृति ऐसी हो कि सभी जो सार्वजनिक पद हैं बिना किसी भेदभाव के प्रति एक के लिए खुले हों, बिल्कुल, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, जनरल का हो, ओबीसी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो। अगर यूपीएससी वैकेंसी निकालता है तो सभी को फॉर्म डालने का, उसकी एलिजिबिलिटी जो है उसको पूर्ण रूप से रखने का अधिकार। तो यहाँ पर पहला और तीसरा, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, कितने सही पूछे आपसे, तो 2 सही हैं, 20 का राइट आंसर होगा। गणतंत्र का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, और भारत में तो लोगों के द्वारा ही चुनी गई सरकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक लेखा परीक्षण सलाहकार निकाय मतलब कि SAAB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सलाहकार के निकाय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मतलब कि जो सामाजिक लेखा परीक्षण सलाहकार निकाय है ये किसके तहत आता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है। बी, दूसरे में कह रहे हैं कि इस निकाय में सरकारी मंत्रालयों और शिक्षण संस्थाओं के सदस्य शामिल होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है, या फिर है केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर आप दें कमेंट्स में, ठीक है। ये चर्चाओं में रहा था कि इसकी प्रथम जो बैठक की गई थी 18 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में हुई, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यही रखा गया। तो खासतौर पर ये सलाहकार, खासतौर पर निकाय सामाजिक और न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, और इसमें जो सरकारी मंत्रालयों के शिक्षण संस्थानों के सदस्य शामिल होते हैं। तो दोनों बातें क्या हो जाएंगी यहाँ पर आपकी सही हो जाएंगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक न्याय का विचार निहित है। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, सामाजिक न्याय की बात की जा रही है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी ने पूछा है, आई थिंक 2011 या 12 में ये क्वेश्चन पूछा है, सेम यही क्वेश्चन, ठीक है। सबके पास में मैं उम्मीद करता हूँ लक्ष्मीकांत होगी। लक्ष्मीकांत के लास्ट में आप देखोगे तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 7वां एडिशन आई थिंक मेरे पास में जो था, 6ठा संस्करण था उसका, अब 7वां 8वां होगा समथिंग मार्केट में, तो आप देखिएगा उसमें होगा आपका 2010, 11, 12 में आई थिंक है ये क्वेश्चन। तो बताएं, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। प्रस्तावना ये है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात यहाँ पर की जा रही है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। 1 और 3 बी केवल 1, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। बताएं राइट आंसर क्या है। देखो प्रस्तावना में खासतौर पर सामाजिक न्याय की बात की गई है, जस्टिस की बात यहाँ पर की गई है, जहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जस्टिस। प्रस्तावना अगर न्याय की बात करती है, यहाँ पर अगर न्याय की बात की जाती है प्रस्तावना में, तो 3 तरीके का न्याय है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जस्टिस। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। वहीं मूल अधिकार नहीं है, ये मूल कर्तव्य भी इसमें नहीं है। हाँ, डीपीएसपी में रखा गया है, डीपीएसपी के आर्टिकल्स में इस चीज़ को रखा गया, तो उसको ध्यान में आपको रखना है। आई थिंक डीपीएसपी का जो आर्टिकल्स आपका 38 है वो इस बात की रेखांकित करता है। एक आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 38, तो वहाँ पर आप देखोगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस की बात की गई है। तो यहाँ पर मूल अधिकार इसमें नहीं है, मूल कर्तव्य में नहीं है। ए इसका आंसर आना चाहिए, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। केवल और केवल आप देखोगे इसमें खास तौर पर इस बात को रखा गया। मूल अधिकारों में कहाँ सामाजिक न्याय की बात की गई, बताओ। मूल अधिकारी में सामाजिक न्याय की बात नहीं की गई है, बल्कि उसमें सार्वजनिक संबंध में
सक्षमता की बात रखी गई है, 15 आर्टिकल, 17, 16, ये सब चीज़ें कहते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की बात नहीं। सामाजिक न्याय खास तौर पर ये समूहित हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो प्रस्तावना में इस बात की बात है जो जस्टिस है। तो आप भी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर क्या हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है, पर्सनली मैं कहूँगा तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, केवल एक। प्रस्तावना में इस बात की चर्चा है, मूल कर्तव्यों में सामाजिक न्याय की बात नहीं की गई है, ठीक है, और मूल कर्तव्यों में नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज में सामाजिक न्याय नहीं है। समानता समरसता की बातें हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की बात नहीं है, सामाजिक न्याय का कोई शब्द उसमें नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28 कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, किसी भी नीति निर्देशक तत्व मतलब कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देखो, जब भी आप डीपीएसपी को पढ़ें, मैं आपको ये बात, ठीक है, बता रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स को जोड़ करके आप क्या है डीपीएसपी को पढ़ें। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि कहीं कहीं आपको आर्टिकल जो 39 है, जब आप आर्टिकल 39 पढ़ोगे और आर्टिकल जब डीपीएसपी का 39 पढ़ोगे और उधर आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स 14 और 19 पढ़ोगे, तो कई चीज़ें आपको एक दूसरे का कंट्रक्शन करती हुई दिखाई देंगी, कंट्रोडिक्शन, वहाँ पर ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्या है, हालांकि इस पर कई केस हुए हैं, बहुत बड़ा 42 पे संविधान संशोधन में इस पर विस्तार दे दिया गया था, 31 का खासतौर पर 31 खासतौर पर इस चीज़ को करता है, 31 ज़्यादा अड़ता है, ना कि ये लड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहला कथन आपका सही नहीं है, ये बात सही है, उसके उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उल्लंघन किया जा सकता है, क्योंकि डीपीएसपी को आपके विस्तार अधिक दिया गया फंडामेंटल राइट से, ठीक है, ध्यान में रखना। तो किया जा सकता है, ठीक है, उल्लंघन किया जा सकता है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है कि मिनिमम बाद में उच्चतम न्यायालय ने डीपीएसपी और मूल अधिकारों के बीच में संतुलन को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अंग घोषित किया था। ये बात सही है। तो पूछा था आपसे कौन सा ऐसे सही है, तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा इसमें सही है। तो मेरी तरफ से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। हाल ही में संगम डिजिटल ट्विंस पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी संचार मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय और डी कारपोरेट्स कार्य मंत्रालय। देखिए अभी क्या हुआ है, संचार मंत्रालय के अधीन दूर संचार जो विभाग है उसके तहत आप देखोगे संगम डिजिटल जो ट्विंस पहल है ये शुरू कर दी गई है, ठीक है, संचार मंत्रालय ने। और यह उद्योग जगत के मुख्य हस्तशिल्पों जिसमें स्टार्टअप्स है, शिक्षाविदों, नवप्रवर्तकों को, दूरदर्शी विचारकों को, ठीक है, एआई के साथ में जोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जिससे मैं आपसे उसका आंसर पूछूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संशोधन के लिए आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत से मंजूरी की आवश्यकता होती है? मैंने अभी आपको ये बताया है संविधान का आर्टिकल 368, उसका पूरा प्रोसेस बताया है, कैसे कब कहाँ कौन कैसे क्या करता है, सारी चीज़ें। तो इसका आंसर आप ही को बताना है। लीजिए मिल गया आपके लिए, एक सवाल मिल गया बच्चे, कमेंट्स करके बताइएगा। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया। देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया में क्या जो संवैधानिक संशोधन किया जाएगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा। दूसरे में आपसे कह रहे हैं 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, ठीक है, 7वीं अनुसूची से। तीसरे में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति। और चौथे में कह रहे हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 4, बी 2 और 3, 2 3 4, सी 1 2 3 और डी में क्या करें, डी में कह रहे हैं 1 2 3 4। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से मंजूरी की आवश्यकता किस किस में होती है? क्वेश्चन है आपका 30। देखते हैं कितने बच्चों का इसका राइट आंसर आता है। कमेंट्स करें बच्चे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। यह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक स्थिर सरकार प्रदान करता है। नंबर 2, यह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में कम उत्तरदायी शासन व्यवस्था प्रदान करती है। तीसरे में कह रहे हैं यह शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा संसदीय शासन की व्यवस्था का संदर्भ सही है? मतलब कि देखो 2 तरीके का शासन व्यवस्था होती है, एक होती है अध्यक्ष शासन व्यवस्था, एक होती है संसदीय शासन व्यवस्था।
अध्यक्ष शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति केंद्र होता है और संसदीय शासन व्यवस्था में पूरा समूह केंद्र होता है। तो कितने सही हैं? 1, बी 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1 2 और 3। चलिए एक एक करके बात करते। देखो, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक स्थिर सरकार प्रदान करता है। देखो, ये अधिक स्थिर सरकार प्रदान नहीं करता है। जहां पर अध्यक्ष शासन व्यवस्था होगी बच्चे, वहां पर स्थिर सरकार की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जरा समझना, क्योंकि समय रहते हुए आप देखोगे, समय रहते हुए कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। समय रहते हुए कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था जो है एक अस्थिर सरकार की बात करता है। अस्थिर सरकार, क्योंकि हर 5 साल में चुन करके आना ही आना है। कितने में? 5 साल में। उससे पहले भी गिर सकती है, अविश्वास बहुमत हो जाए तो, है कि नहीं? तो ये अस्थिर सरकार है। तो पहला गलत हो गया। अब देखो एलिमेंट मेथड लगा लो। पहला जब गलत हो गया तो आंसर 1 नहीं होगा और आंसर आपका डी नहीं होगा। अब ये निश्चित सत्य है कि तीसरा इसमें सही है, क्योंकि दोनों जगह। अब हमें चेक करना है 2। यह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में कम उत्तरदायी शासन व्यवस्था प्रदान करता है। कम नहीं बच्चे, अधिक उत्तरदायी होता है इसमें। ध्यान रखना, इसमें अधिक उत्तरदायी होती है सरकार। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है और विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसमें नहीं होता है, उसमें तो आप देखोगे अलग होता है। तो दूसरा गलत है इसमें। जब दूसरा गलत है तो इसमें करेक्ट आंसर आप देखोगे केवल 3, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही पूछा है आपसे। पहला है, ग्राम न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकारों के परामर्श से उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। नंबर 2, ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। और तीसरे में कह रहे हैं, दीवानी विवादों में ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से बाध्य नहीं होंगे। ये क्वेश्चन मैंने दृष्टि की जो टेस्ट सीरीज है उसमें करवाया है, यही क्वेश्चन। ठीक है, ग्राम न्यायालय वाला। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। बताएं राइट आंसर क्या होगा बच्चे? ग्राम न्यायालय के बारे में क्वेश्चन पूछा है। लीजिए, अब तो दिख रहा होगा। बताओ इसमें कितने सही हैं। चलिए एक एक करके बात करते आओ। देखो, यहाँ पर शब्द जोड़ा गया है ग्राम न्यायालय के बारे में। देखिए, जो ग्राम न्यायालय है, अगर हम देखें तो ग्राम न्यायालय को खासतौर पर इसकी स्थापना राज्य सरकारों के उच्च परामर्श न्यायालय के द्वारा नहीं, खासतौर पर इसकी जो खासतौर पर 2018 में ग्रामीण न्यायालय क्षेत्रों को न्यायपालिका के सबसे निचले स्तर के रूप में ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है। और इसमें क्या है, ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार राज्य सरकार पर निर्भर करते हैं। संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालय स्थापित किया। तो इस पर जो अधिकार रखा गया है, याद रखना, पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि परामर्श से उच्च न्यायालयों द्वारा नहीं, यहाँ पर उल्टा कर दिया इन्होंने। न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकारों के परामर्श से नहीं, राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से। इन्होंने कंफ्यूज कर दिया आपको, तो पहला गलत है। दूसरे में कह रहे हैं ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता केवल, देखो ये जो वर्ड है ओनली, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के परामर्श के राज्य की नियुक्ति से जो न्याय अधिकारी होते हैं उनके द्वारा की जाती है। अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश अनिवार्य रूप से न्यायिक अधिकारी होते हैं और उन्हें न्यायालय के अधीन कार्यरत सेवा प्रथम खंडा जो मजिस्ट्रेट्स के समान ही वेतन और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया है कि वो केवल और केवल उच्च न्यायालय के ही जस्टिस होंगे। अब देखो, पहला भी गलत हो गया आपका, दूसरा भी गलत हो गया, बचा तीसरा आपका। तो ये ए नहीं है आंसर, सी नहीं है, डी नहीं है, राइट आंसर बी है केवल 3, क्योंकि इसमें दीवानी विवादों में ग्राम जो न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 से बाध्य नहीं होंगे। पहले हुआ करते थे लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। ये दीवानी और फौजदारी मामलों पर अपील क्रम से वरिष्ठ जो सिविल न्यायाधीश और सहायक सशस्त्र न्यायालय में सुनाई की जाएगी और इसके आगे अपील किया जाने की अनुमति नहीं है। ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही फ्यूचर ऑफ द ग्रोथ रिपोर्ट 2024 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 33, विश्व बैंक। फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे। मैंने कहा था ना फ्यूचर ऑफ ग्रोथ, अभी मैंने आपको बताया था। तो जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें नवाचारिता,
की बात की गई है, समावेशिता की बात की गई है, सस्टेनेबिलिटी और लोचशीलता की बात यहाँ पर की गई है इसमें, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। आय के स्तर को भी दिखाया गया, द फ्यूचर ऑफ ग्रोथ फ्रेमवर्क फ्रॉम द ग्रोथ वी हैव टू द ग्रोथ वी नीड, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा इसमें ग्रोथ की बात की गई है, इनोवेशन है, इंक्लूसिवनेस है, सस्टेनेबिलिटी है और रसायंस के बारे में भी यहाँ पर रखा गया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि इनको आवश्यक रूप से पढ़ें, इन संकटों से क्वेश्चन आते हैं, बट आप मेरी कहाँ सुन रहे हैं, आप तो अपनी चला रहे हैं, चलाइए भैया, चलिए। ऐसा नहीं है, बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूँ ना, कई विद्यार्थी हैं, सोलू गोलू मोनू सीमा रोहिना मिष्टी दीक्षा, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अब तो कई के नाम मेरे को रट गए पूरे। किसी क्षेत्र के समावेशन के संदर्भ में नागरिकता अधिग्रहण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा सा मोस्ट मार्क कर लीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखो नागरिकता पर कई वर्ष क्वेश्चन नहीं बना रही यूपीएससी, मुझे लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। समावेशन के संदर्भ में नागरिकता अधिग्रहण से संबंधित है। पहला है, कानून के अनुसार नए समावेशी क्षेत्र के निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। मतलब कि अगर किसी क्षेत्र को भारत में विलय कर लिया जाता है तो क्षेत्र के अनुसार वो क्या हो जाएंगे, नागरिक बन जाते हैं। क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है कि कानून के अनुसार नए समावेशी क्षेत्र के निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। दूसरा है, भारतीय साक्ष्य भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किए गए किसी नए राज्य क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित प्रावधान संविधान में शामिल किए गए। देखो संविधान में कोई शामिल वगैरह नहीं किए गए, बल्कि नागरिकता जो संशोधन अधिनियम 1955 है उसके तहत किया गया है, और इसमें परिवर्तन समय रहते हुआ है। 1955 में खासतौर पर प्राप्त करने का अधिकार क्या है, वंश से है, पंजीकरण से, देशीयकरण से और नए क्षेत्र के समावेशन से है। तो यदि किसी क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बना लिया जाता है तो भारत सरकार न किसी संविधान द्वारा उस नागरिक के क्षेत्र अधिकारों भारत नागरिक घोषित करती है, और ऐसे व्यक्ति सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि से भारत के नागरिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप देखोगे, पड्डीचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पड्डीचेरी आदेश 1962 पारित करके यह आदेश नागरिक अधिनियम 1955 के तहत पारित किया था। तो इसलिए आप देखोगे पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, संविधान में कोई ऐसा प्रावधान इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसमें पूछा है, सही नहीं पूछा आपसे, ठीक है, तो दोनों सही नहीं है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसे प्राय पहाड़ों का भूत कहा जाता है। मतलब कि किसके बारे में हो रही है, जो आपका कौन सा चीता जो है, सिनो लेपर्ड के बारे में चर्चा आई थिंक हो रही है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा उन्नीशिया है। यह कठोर ठंडी जलवायु में जीवित रह सकता है। इसे IUCN की वन रिन्यूएबल का दर्जा दिया गया है। उपयुक्त तथ्यों में से निम्नलिखित में से किस प्रजाति का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए साइबेरियन बाघ, बी शेर और सी हिम तेंदुआ और डी क्लाउड लेपर्ड। चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। लीजिए, अब आपको पूर्ण रूप से क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर दें। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें ये शब्द है ना, जैसे ठंडी जलवायु में जीवित रहता है, वैज्ञानिक नाम पैंथर है, पहाड़ों का भूत कहते हैं। भाई पहाड़ों मतलब कि बर्फ में रह रहा है, तो देखो शेर तो है नहीं, इसको तो कलर कर दो। क्लाउड लेपर्ड भी नहीं है, ये तो सिक्किम में आपको मिलता है, सॉरी मेघालय में मिलेगा, वहाँ पर कहाँ ठंड इतनी है। तो अब 2 बचे, बताइएगा राइट आंसर। इतना इजी तो मैंने आपके लिए कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 और क्वेश्चन है आपका जुडिशरी से रिलेटेड। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त तो उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र सौंपकर पद का त्याग कर सकता है। देखो ये बात एकदम सही है कि जब कभी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, देखो नियुक्त कौन करता है, बड़ा यहाँ पर रोचक बिंदु है। जब उसकी नियुक्ति होती है तो भारत के जो राज्य का संबंधित जो आपके राज्यपाल होते हैं वो करते हैं, परंतु जब उनको हटाया जाता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है। तो ये अधिकार किसको दिया गया है, अगर अन्य भी होगा वो त्यागपत्र किसको देंगे, तो वहाँ पर राष्ट्रपति को देंगे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें कोई ये नहीं है कि रॉकेट साइंस है। संविधान का आर्टिकल अगर आपने पढ़ा है 217 का क्लॉज 1, तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन तुम करो, कुछ मैं करूं, देखते हैं कैसे नहीं होगा टेस्ट।
भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरी मैंने क्लास लेके रखी है भारतीय, ठीक है, उद्देशिका के बारे में। देखिए, कथन है आपका, उद्देशिका भारतीय संविधान का एक अभिन्न भाग है जो संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग का मार्गदर्शन करती है। बात तो एकदम सही है। दूसरा कथन कह रहा है, क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया है कि उद्देशिका भारतीय विधायिका की शक्तियों और इन शक्तियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों का स्रोत है। देखो, ये किसी चीज़ का स्रोत नहीं है और किसी विधायिका की शक्ति या इत्यादि का ये स्रोत नहीं करता, तो दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, पहला एकदम सही है। अब आप कहोगे जहाँ पर दूसरा गलत है, देखो कैसे निकालोगे एलिमेंट मेथड, दोनों सही है, नहीं सर, दोनों सही है, नहीं सर, ये कह रहे हैं पहला सही है किंतु दूसरा गलत है। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उद्देशिका पर, मैंने क्लास ली है इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और इस पर क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ठीक है। यूपीएससी ने अभी हाल ही के कुछ दिनों में क्वेश्चन 2021 में समथिंग पूछा गया था, ठीक है, उद्देशिका पर। स्टारलिंक नेटवर्क के उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो स्टारलिंक नेटवर्क व्यवस्था है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। देखो, यह एक उपग्रह समूह है जो पृथ्वी के सुदूर स्थानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नंबर 2, इन्हें नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। नंबर 3, इन्हें निम्न भूकक्ष मतलब कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। स्पेस साइंस आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए, उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताएं राइट आंसर क्या है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो, स्टारलिंक्स जो नेटवर्क उपग्रह हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें लगभग 13 ऐसे स्टारलिंक्स उपग्रहों को फाल्कन के द्वारा, जो 9 के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया था। और ये भारत की कंपनी के द्वारा नहीं, नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये बात एकदम सही है। और उसके साथ साथ इसमें लगभग ऐसे 42,000 से अधिक उपग्रह स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। ये छोटे छोटे समूह हैं जो दूरस्थ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। इन सब के अलावा ये एक तरीके से लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया। वो स्थिर कक्षा होती है, जैसे कि उच्च अक्षांशों की तुलना में इसको अधिक लाभ प्रदान करती है। इसमें खासतौर पर इसकी जो उद्देश्य इसलिए रखी गई है, लाभ इसमें जैसे निम्न विलंबता होती है, उच्च बैंडविड्थ यहाँ पर मिलेगी, सिग्नल कनेक्टिविटी, जो इंटरनेट में कमी, तैनाती रखरखाव आसानी से होगा और वैश्विक कवरेज कोई कर सकेगा। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। स्टारलिंक्स जो है ये फाल्कन के द्वारा अभी चर्चाओं में भी रहा था ये, तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बातें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, मूल अधिकारों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। पहला है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। 7 प्रकार के, मैं कहूँगा पहले 7 प्रकार के, तब 6 प्रकार के आपके आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या है, ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये हमारे घर एक पुटबिल है, कालू इसका नाम है, तो ये अब ये भौंक रहा है किसी पे, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, एनिमल्स है। चलिए देखिए, पहला, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण। दूसरे में कह रहे हैं लोक नियोजन के मामले में अफसर की समानता। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको चुप करके आता हूँ। तो आपको डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन था आपका भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि संविधान का भाग नंबर 3 है और इसमें आर्टिकल आपके 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई है। आप देखोगे संविधान का भाग जो है तीसरा, और इसमें समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से
22 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक और अल्पसंख्यकों के वर्गों को संस्कृति संरक्षण अधिकार 29 से 30 तक। और इन सब के अलावा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 है। स्टूडेंट्स, मैं क्लास को थोड़ा यहीं पर रोकता हूँ, ये शायद इसको कुछ दिख रहा है तो ठीक है, मैं इसको क्लास को यहीं रोकता हूँ। सॉरी, देखिए नहीं तो मैं पूरे क्वेश्चन लेता, लेकिन इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ये शांत नहीं हो पा रही है, ये कालू है, तो बताइएगा 39 का राइट आंसर क्या है। इजी सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े हैं। और एक क्वेश्चन और है 40 नंबर, ये भी आप बताएं। तो प्यारे बच्चे मैं इसको अभी करता हूँ सही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 40 भी आप बताइएगा, ठीक है। बाकी का ले लेंगे नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, तो इसका भी राइट आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट्स कर देंगे। चलिए, तो मिलता हूँ आपसे इसके पार्ट नंबर बी में, ठीक है। उसमें हम पूर्ण रूप से कर लेंगे, थोड़ा लंबी क्लास हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बेस्ट ऑफ लक, रिवीजन कर लीजिएगा पॉलिटी का। मिलता हूँ क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।